देखिए, सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर, हिंदी क्या होगा? अदिश और सदिश। देखिए, अदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या क्या चीज़ रहेगा? सिर्फ परिमाण रहेगा। और सदिश दिशा साथ में रहेगा, नहीं, सदिश परिमाण और दिशा दोनों रहेगा, उसको क्या बोला जाता है? सदिश। सिर्फ जिसमें परिमाण रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? अदिश। ठीक है, इसमें दिशा हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं होता। और सदिश वाला में दिशा भी क्या हो जाता है? निश्चित होता है। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव आए तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अदिश का पॉजिटिव निगेटिव जीरो में, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ निगेटिव सिर्फ जीरो, या तीनों हो सकता है? सिर्फ पॉजिटिव तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, जीरो भी। सदिश केवल पॉजिटिव होगा, केवल निगेटिव होगा, केवल जीरो होगा, कि तीनों हो सकता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, जीरो। देखिए, ये बात सच है, लेकिन ये बात गलत है। ये सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। कैलकुलेशन में निगेटिव आता है, जीरो भी आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, इसका अगर एग्जांपल देने बोले तो अदिश में कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसा है ना जो कि कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, और कुछ कुछ है जो निगेटिव भी हो जाता है और जीरो भी हो जाता है। जैसे देखिए, टेम्परेचर ताप एक अदिश राशि होता है, लेकिन ये सब कुछ होता है। हम लोग जिधर आ रहे हैं इधर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, नहीं, कश्मीरी से में देखिए जीरो पे भी चल जाता है। बहुत सारा कोल्ड कंट्री में जाइए वो निगेटिव भी चल जाता है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जो है वो सब कुछ हो जाता है। उसी तरह से एनर्जी, ऊर्जा, ये भी जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है? जीरो होता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य जब ऊपर लेके जाते हैं तो निगेटिव हो गया, नीचे लेके आते हैं तो पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा भी क्या होता है? ऊर्जा और कार्य दोनों सेम ही चीज़ है, हालांकि सेम चीज़ तो नहीं है, बट इंटरचेंजेबल होता है। तो टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब ऐसा क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ हो जाता है, जीरो भी। अब देखिए, चाल हमेशा सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव। जब मोटरसाइकिल चलाते हैं कभी निगेटिव मेजर होता है, कभी निगेटिव मेजर होता है, नहीं होता। उसमें जो मेजर करने वाला मशीन होता है वैसा निगेटिव में कुछ रहता ही नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। और अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका चाल भी कभी जीरो हो नहीं सकता। चल रहा तो कुछ ना कुछ स्पीड रहवे करेगा, 1 2 3 कुछ भी रहे, कुछ ना कुछ तो रहवे करेगा। उसी तरीके से डिस्टेंस है, दूरी है, इसका भी वैल्यू ओनली क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही क्या हो सकता है? जीरो कभी हो सकता है। अगर कोई बॉडी चल गया है तो दूरी कभी जीरो हो सकता है कि नहीं? कभी नहीं होगा। निगेटिव कभी नहीं होगा, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब सदिश पे आते हैं। सदिश में देखिए, कन्फ्यूजन वाली बात यह है ना कि ऐसे बोला जाता है कि सदिश सब कुछ हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी। एक एग्जांपल आपको देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन। कोई वस्तु है जो ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर, अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, तो ए से बी की ओर गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन जब बी से वो ए की ओर लौटेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना। और जहाँ से गया था वहीं पे पहुँच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हो तो सब कुछ गया, लेकिन अभी हम बोले कि ये पॉजिटिव ही होता है। नहीं, अभी क्या बोले? सदिश जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जीरो भी हो जाता है, निगेटिव कभी नहीं होता। देखिए, एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि यह जो मार्किंग किया हुआ है ये 0 किलोमीटर मार्क किया हुआ है, और इधर मान लेते हैं 5 किलोमीटर मार्क किया हुआ है, तो जब ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जब बी से ए आया तब डिस्प्लेसमेंट कितना है? -5 किलोमीटर। लेकिन मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है दोनों तो सेम ही है ना। सिर्फ निगेटिव किसको बता रहा है? तो दिशा को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो पॉजिटिव है जो ओरिजिन से दूर गया है, और निगेटिव का मतलब है कि ओरिजिन की ओर वो आया है। तो सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव क्या बता रहा है? तो वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। आपसे अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि 5 बड़ा है, 5 किलोमीटर बड़ा है कि -5 किलोमीटर बड़ा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर क्या दीजिएगा? कुछ नहीं, दोनों सेम है। अरे दोनों सेम है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बड़ा और ये छोटा है। ये बता रहा है कि ओरिजिन से दूर जा रहा है 5 किलोमीटर, और ये क्या बता रहा है कि ओरिजिन के नज़दीक आया 5 किलोमीटर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे
फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अभी ऐसे बोलें 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों में बड़ा कौन है? तो डेफिनेटली 30 डिग्री सेल्सियस बड़ा है और माइनस 30 डिग्री सेल्सियस क्या है? छोटा है। लेकिन यहीं पे लागू ये बात नहीं होता है। जो बात बोलें क्लियर है? यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। और यहाँ पे ये वैल्यू बता देता है एग्जैक्ट ज़्यादा है कि कम। ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। बोले जो क्लियर हुआ है? तो हदीस में क्या क्या बोले? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सदीस में पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। नहीं, जहाँ से गया था वहीं पे लौट जाता तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जीरो भी होगा, लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं होगा। अगर आप सदीस का मैग्नीट्यूड निगेटिव ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। बीच कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गया है। ठीक है, तो हदीस सदीस बस इतना ही तक है। अब आगे देखिए, दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी क्या होगा? दूरी और विस्थापन। तो दूरी किसको कहते हैं? विस्थापन किसको कहते हैं? ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे चली गई टोटल जो पाथ लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई दो डेस्टिनेशन है, दो जगह स्थान है ए और बी। तो ए से बी तक जाना कि कैसे भी चल रहा है उसको क्या बोला जाता है? दूरी। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जिस पाथ लेंथ पे गया है उस पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं? दूरी। और एक जगह से दूसरे जगह शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का यूज करके जाना, वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या कहलाता है? विस्थापन। मतलब उससे छोटा दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसमें वर्चुअल चीज़ है कि रास्ता हो या ना हो, जाना कैसे है? तो बिल्कुल सीधा सीधी ही जाना है, चाहे पॉइंट कैसा भी रहे, इधर है इधर है। तो विस्थापन कैसा हो जाएगा? दोनों पॉइंट को मिला देंगे एक सरल रेखा के द्वारा। ये जो सरल रेखा यही क्या बताएगा? विस्थापन। इसमें जो तीर दिया हुआ रहेगा वो बताएगा दिशा को, और ये जो लंबाई है वो किसको बताएगा? परिमाण को। ठीक है, जो तीर है वो बताएगा दिशा को और जो लंबाई है वो किसको बताएगा? परिमाण को। क्योंकि सदिश का मतलब क्या होता है? हालांकि अभी सदिश के बारे में बोले नहीं थे। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। सदिश का मतलब क्या हुआ? दोनों चीज़ उसके पास रहना चाहिए, परिमाण भी और दिशा भी। दूरी क्या होता है? तो एक अदिश राशि होता है, इसके पास सिर्फ क्या रहेगा? परिमाण, इसको दिशा से मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक दूरी को हम विस्थापन बोल सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूरी को हम विस्थापन बोल सकते हैं कि नहीं? और इसका उल्टा विस्थापन को हम दूरी बोल सकते हैं कि नहीं? दूरी को विस्थापन नहीं कह सकते, जबकि विस्थापन को दूरी कह सकते हैं। तो पहले बता देते हैं कि दोनों सही नहीं है, कोई एक सही है कोई एक गलत है। दूरी को विस्थापन नहीं कहा जा सकता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं सही है कि गलत है। ठीक है, हाँ या ना? नहीं। उसी तरह से विस्थापन को दूरी कहा जा सकता है। ये गलत है यस सर। और ये सही है। सब सहमत हैं जी यस सर। कि कोई अपवाद नहीं है। दूरी को विस्थापन कहा जा सकता है, गलत बात है। ठीक है, विस्थापन को दूरी कहा जा सकता है, ये सही है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है? तो दूरी, इस दूरी को हम विस्थापन कह सकते हैं कि नहीं? तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन गया, सरल रेखा गया, इसको हम विस्थापन कह सकते हैं कि नहीं? विस्थापन ही तो है। ठीक है, इसको दूरी कह सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, दूरी भी इसको कह सकते हैं। तो इसलिए दूसरा जो सेंटेंस वो क्या है? सही है, और पहला क्या है? गलत है। और इसमें क्या होता है? ऐसा मात्रा की सब होता है बीमा। दोनों का ऐसा मात्रा क्या होगा? तो दोनों को हम जो मापेंगे वो मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, उसी तरह से दोनों का बीमा क्या हो जाएगा? T0। और क्या होता है? CGS मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर। और तो इसमें कुछ ना होता है क्या? और भी कुछ होता है क्या? वो पूछता है ना
हाँ SI CGS ठीक है। अब क्वेश्चन रेडी है सब, मोबाइल लाया ना, बोला ठीक है देखिए। क्वेश्चन देखिए पहला, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक है, आगे लिखा हुआ का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या बोले? हाँ ये कल वाला है। ये क्वेश्चन नंबर है 519। मिला? वो किताब वाला डेन और में तो है ये। किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इंटायर मोशन, पूरा का पूरा गति आप कैसे बता सकते हैं? जैसे आप यहाँ से कहीं गए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से पटना गए हैं, तो किसी को कैसे बता सकते हैं कि हम ऐसे गति किए थे? किसके सहारे? औसत चाल। यही पूछा गया है। एक जगह से दूसरे जगह जब गए हैं तो कैसे उसको वर्णित कीजिएगा? दूरी और विस्थापन से। पहला ऑप्शन है दूरी और चाल। पहले इस पे सोचिए, दूरी और चाल से बता सकते हैं कि नहीं? तो वर्णित तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। दूरी बता सकते हैं ना कि इतना दूरी हम गए हैं, चाल भी बता सकते हैं कि इतना के स्पीड से गए थे, तो बता सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, वेग और चाल। वेग हो सकता है कि नहीं? वेग से बता सकते हैं कि नहीं? तो वेग से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे आप जाइएगा तो कोई फिक्स रास्ता तो है नहीं। तो वेग से थोड़ी आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? अगला ऑप्शन है दूरी और विस्थापन। तो दूरी तो बता ही सकते हैं, विस्थापन से बता सकते हैं कि नहीं? देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिए गया ना, उस पर आप ध्यान दीजिए, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आप पहले ऑप्शन मारिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने, पहले तो ये हुआ समग्र गति का वर्णन करने, एक और भी है, और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे पहला स्थान यहाँ से गए थे, दूसरा स्थान मान लेते हैं कि यहाँ पे गए हैं, ठीक है? तो संपूर्ण गति का कैसे वर्णन आप दीजिएगा? पहला तो ये है, तो इसका वर्णन कर सकते हैं दूरी से और चाल से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रारंभिक जो स्थिति था उसके तुलना में आप अंत में कहाँ गए, ये कैसे बताइएगा? क्या ये दूरी बता सकता है? तो दूरी से नहीं पता चल सकता है। हाँ, जैसे बोले 40 किलोमीटर, तो इधर भी 40 किलोमीटर जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, तो दूरी से नहीं बता सकते हैं कि जहाँ पे आप हैं वहाँ से आप कहाँ गए हैं, ये तो दूरी नहीं बता सकता है। जहाँ पे हैं वहाँ से आप कहाँ गए हैं, ये दिशा वाला चीज़ ही बता सकता है, ठीक है? दूरी तो दिशा बता नहीं सकता, ना चाल बता सकता है। अगला देखिए विस्थापन, तो क्या विस्थापन बता सकता है? तो आंसर है हाँ, विस्थापन ही तो बता सकता है। कौन बता सकता है? तो ये विस्थापन ही बता सकता है। यहाँ पे ओरिजिन बनाइए, उसके बाद एंगल उंगल डिसाइड कीजिए कि यहाँ से इतना डिग्री पर जाइए, मिल जाएगा इतना किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मान लेते हैं कि 30 किलो आया, ठीक है? 30 किलो बोल रहे हैं, 30 डिग्री, और ये है 3 किलोमीटर, ठीक है? तब क्या बोलिएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री पे 3 किलोमीटर जाइए, जहाँ को पहुँचना पहुँच जाइएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कौन? तो ये विस्थापन बताएगा, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, दूरी और विस्थापन। इसमें से भी किसी कोई एक आता तो क्या बोलते हैं? विस्थापन। देखिए ऐसा है ना कि क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो एक पार्ट का आंसर है दूरी और एक पार्ट का आंसर है विस्थापन। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट बोला संपूर्ण जो गति हुआ उसका वर्णन कैसे कीजिएगा? तो संपूर्ण गति का वर्णन या तो आप दूरी से कर सकते हैं या चाल से, कितना किलोमीटर दूर है ये इतना के स्पीड से जाना पड़ेगा, ऐसे ही बता सकते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि किधर, प्रारंभिक स्थिति से आप किधर गए हैं, तो ये तो दिशा वाला चीज़ ही बता सकता है ना।
तो ये कौन बताएगा? तो विस्थापन बताएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? सी। अगला देखिए 520 नंबर। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में कौन एक सदिश राशि है? अपने आप सब कुछ बता दिया। कौन एक सदिश राशि है? कार्य, गति, विस्थापन, ऊर्जा। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन होगा। अगला देखिए वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और कुछ है और समय का गुणनफल। तो देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। अब वो बोल रहा है कि वेग और समय को गुना कीजिए, तो 30 से गुना कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो वेग गुना समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। अच्छा वेग है, वेग है तो विस्थापन हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, गलती लिखा गया, विस्थापन होगा, विस्थापन। दूरी भी था, विस्थापन भी था। ठीक है, तो पूरा निगेटिव मस्त ला के लेके आते नहीं। क्वेश्चन नंबर 521 ऑप्शन क्या है? बी। 522 देखो, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य भी है, नहीं। थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा। ये जैसे देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछे था ना कि दूरी को हम विस्थापन कह सकते हैं कि नहीं, विस्थापन को दूरी कह सकते हैं कि नहीं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन था? 522। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? दूरी शून्य। सिंपल सा बात है ना, जब दूरी ही शून्य है तो विस्थापन भी शून्य है। देखिए कहानी थोड़ा सा बताते हैं। दूरी शून्य होने का सिर्फ एक स्टोरी है कि वो चला नहीं है। विस्थापन शून्य होने का 2 स्टोरी है, एक तो चला नहीं है, दूसरा है कि हाँ जहाँ से चला है वहीं पे पहुँच गया। जब दूरी बोल दिया तो विस्थापन डेफिनेटली 0 हो जाएगा। अगर यही विस्थापन दे के दूरी बोलता तो बोल सकते थे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। अब देखिए 523 नंबर। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। पहला ऑप्शन है वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। 100 मीटर तक चली गई कि चला गया? कन्फ्यूज आ जाते हैं। ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आती है। ठीक है, जहाँ से फेंका गया था वहीं पे आ गया है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। अगला देखिए, जब एक पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर हुआ इंग्लिश में। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो पहला है कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, दूसरा ऑप्शन है कहा जाता है कि वह गतिशील है, तीसरा है कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, चौथा ऑप्शन है कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। गतिशील है। पर्यवेक्षक मतलब क्या होता है? पर्यवेक्षक मतलब कोई आदमी जो खड़ा है देख रहा है, ताका झांकी करे वाला, नहीं बोल सकते हैं ना, ताका झांकी करे वाला, उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ठीक है, जब एक पर्यवेक्षक, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जर्वर है, इसके सापेक्ष कोई वस्तु है जिसका की स्थिति लगातार बदलते जा रहा है। स्थिति का मतलब हाँ रियल लाइफ में होता है ना कि कैसन स्थिति में है, जैसे एक्सीडेंट कर जाता है तो 3 मीटर स्थिति बदलने का हो सकता है वो इधर आ जाए तो 2 मीटर पे पहुंच जाएगा, हो सकता है ये इधर चला गया तो 4 मीटर तक पहुंच सकता है। तो ये स्थिति बदल गया नहीं, तो जब स्थिति बदल गया तो क्या बोलेंगे कि ये गति में है कि नहीं है? तो गति का डिफिनेशन ही वही होता है, किसी भी पर्यवेक्षक जो लिखा गया है उसके सापेक्ष स्थिति बदलना चाहिए तो उसको गति में बोला जाता है, और अगर स्थिति नहीं बदला तो उसको क्या बोलते हैं? विराम में।
जैसे कि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है। हाँ वही चीज़ है, समय के साथ अगर बदल गया तो क्या बोलेंगे, गति में है, और अगर नहीं बदला तो क्या बोलेंगे, विराम में है। जैसे देखिए ये आदमी जो है वो इधर चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, एक दूसरा आदमी इधर है, नाम देते हैं इसका ए है और इसका मान लेते हैं नाम बी है। ये चल रहा है इधर 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो बताइए तो ए बी के बारे में क्या बोलेगा, गति में है कि विराम में है? दोनों गति के। ए बी के बारे में बोले, सिर्फ पूछा जा रहा है कि क्या बोलेगा, गति में है कि विराम में है? गति में ये भी 5 से चला, ये भी 5 से चला। हाँ दिख रहा है ना, तो विराम में बोलेगा 5 मीटर प्रति सेकंड, ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसके बारे में क्या बोलेगा, गति में है कि विराम में है? ये इसके बारे में क्या बोलेगा, गति में है कि विराम में है? स्थिति दो चीज़ से पता चलता है, एक परिमाण से पता चलता है और एक पैसा से नहीं, और एक दिशा से पता चलता है। स्थिति कितना चीज़ से पता चलता है, परिमाण से और दिशा से। परिमाण का मतलब हुआ यहाँ पे दूरी, यहाँ पे परिमाण का मतलब क्या है, दूरी। तो दोनों में से कोई अगर एक बदल गया तो स्थिति बदल जाएगा, या दोनों बदल जाएगा तभी बोलेंगे स्थिति बदल गया। तो देखिए तो ए और बी का सिचुएशन कुछ समय बाद, क्या दोनों के बीच का जो दूरी है, मान लेते हैं अगर 5 किलोमीटर या 5 मीटर ही मान लेते हैं, दोनों के बीच का जो स्थिति है, दूरी है 5 मीटर है, तो कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद दूरी 5 मीटर रहेगा कि आगे पीछे होगा? क्योंकि दोनों का स्पीड उतना ही है तो 5 मीटर पे रहेगा, तो ये तो नहीं बदला। दिशा, दोनों का दिशा वही है, नहीं दोनों तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या दोनों का दिशा भी बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदल रहा मतलब स्थिति नहीं बदला। तो ये बी के बारे में बोलेगा विराम में है, ये भी वही बोलेगा, बी भी ए के बारे में क्या बोलेगा, विराम में है। ये गिरिएगा तो थोड़ी ना नमस्कार करेगा ये भी करेगा। तो यहाँ पे अभी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, मेन कोर्स जब स्टार्ट होगा ना तो वहाँ पे बताएंगे और भी सारा चीज़, तो बोल भी देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अगर आपके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सापेक्ष, अगर आपके सापेक्ष पटना गति में है तो पटना के सापेक्ष आप क्या हैं, गति में है कि विराम में है? अगर आप पटना के सापेक्ष में गति में हैं तो पटना के सापेक्ष में आप क्या हैं? गति में। अब पटना हो गया विराम। अभी हम यही बोले थे कि अगर हम या ये इसको गरिया रहा है तो ये इसको नमस्कार थोड़ी करेगा ये भी गरिया करेगा। ये इसको बोलेगा विराम में तो ये भी बोलेगा विराम में। ये अगर इसको बोलेगा गति में तो ये भी क्या बोलेगा, गति में। तो दोनों या तो गति में रहेगा या दोनों क्या रहेगा, विराम में। यह कभी नहीं हो सकता है कि ये बोलेगा उसके बारे में विराम में तो ये बोलेगा ना तू गति में है, ऐसा नहीं बोल सकता है। ये भी ज़्यादा क्लियर हो या ना हो रहने दीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ याद रख लीजिए, जब मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे और भी एग्जांपल देंगे, बताएंगे, न्यूमेरिकल के साथ फील आ जाएगा। और भी है, ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद तो चाल और बेग वाला, देखिए 25 और 26 जो है चाल और बेग वाला है। नहीं बंद कर दीजिए।